मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्मिकों को लगभग 24 करोड़ के मानदेय और 6.74 करोड़ के प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 3067 लाभार्थियों को 92 लाख की धनराशि दी गई है। धनराशि का वितरण करते समय सीएम धामी ने कहा कि कोरोना के दौरान समाज के हर वर्ग को राहत दी गई है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी जनहित में कई फैसले लिए गए हैं। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण किया गया है। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी इस दौरान इस कार्यक्रम से जुड़ी। आंगनवाड़ी कार्मिकों को सीएम की तरफ से ये सौगात दी गई है। हालांकि 24 करोड़ के मानदेय का वितरण मुख्यमंत्री की तरफ से आज किया गया है। राज्य सरकार के विकास के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम का आयोजन थराली के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा ने भी इस कार्यक्रम से पहले रैली निकालकर आगामी विधानसभा के लिए हुंकार भरते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष देवेंद्र नेगी के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए और देवाल तिराहे से रामलीला मैदान थराली तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। भाजयुमो जिलाध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में जनता के बीच पार्टी जाएगी। तो भाजयुमो की तरफ से रैली निकाली गई और अपनी पार्टी के कामों को भी बताया गया और ये भी दावा किया गया कि आगामी चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में पार्टी जाएगी। चुनावी बिगुल तो बच गया उत्तराखंड में और जैसे कि आज उत्तराखंड सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने पूरे प्रदेश में और अपने जनपद में हम अपनी तीनों विधानसभाओं में अपना एक शक्ति प्रदर्शन करवा रहे हैं। बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है भारतीय जनता पार्टी जो अभी हमारे 5 साल जो हुए हैं इसमें अनेकों काम हमारी राज्य सरकार ने तमाम अनेक काम करे हैं। उन्हीं को लेके अब हम चुनाव में जाने वाले हैं और हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का जितने भी काम हमारी सरकार द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको युवा मोर्चा घर घर जाकर लोगों तक पहुंचाए। और देखिए, सर्दियों की छुट्टियों के बीच सभी स्कूलों में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। छुट्टियों के चलते टीकाकरण करवाने पहुंच रहे बच्चों की जो संख्या है वो बहुत कम दिखाई दे रही है और जिसके चलते शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने एक समीक्षा बैठक की और बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज और एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुमार ने 10 जनवरी तक 35,000 से ज्यादा बच्चों को टीकाकरण कराने के लक्ष्य को लेकर चर्चा की। जहां एक तरफ एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुमार ने वैक्सीनेशन के आंकड़े को सामान्य बताया तो वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि समीक्षा के दौरान कुछ ब्लॉकों में वैक्सीनेशन का आंकड़ा टारगेट से ऊपर चल रहा है तो कई ब्लॉकों में इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए काम भी किए जा रहे हैं और इसीलिए इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वहां के प्रधानाचार्य को नोडल अधिकारी बना दिया गया है और जो भी शिक्षक और कर्मचारी छुट्टी के दौरान भी कार्य करेंगे और उन्हें उपार्जित अवकाश भी दिया जाएगा और अच्छे कार्य करने वालों को 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाएगा। जो हमें यहाँ पे हमारे जनपद पौड़ी के लिए जो 15 से 17 वर्ग के लिए जो हमें टारगेट मिला था वो 35,017 का मिला था, जिसमें पर डे का 5,002 का था। तो अभी हमारा ये चौथा दिन चल रहा है क्योंकि 3 तारीख से अभियान शुरू हो गया था। तो कल तक हमारे 12,753 लोग हो गए थे जो लगभग 36% था। तो आज अभी तक जो चल रहा है कि इसमें 14,756 लोग हो चुके हैं। तो लगभग 42% अभी हमने अचीव कर लिया है। तो अभी देखते हैं शाम तक कितना, हम 50% तक हो जाना चाहिए था वैसे आज तक। कल यहाँ पे शीतलहर जारी थी तो इस वजह से कल थोड़ा कम वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग भी है तो हम इसे स्पीड अप कर रहे हैं चीज़ों को। और अभी जैसे इनके साथ अभी बैठक हुई थी हमारी तो हमने उसमें रूल आउट के जो पुअर परफॉर्मेंस ब्लॉक हैं और जो कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जो 100% से भी ऊपर चल रहे हैं तो उनकी समीक्षा की गई
और यहाँ से जो भी ज़रूरी जो उन्हें यहाँ से ज़रूरी जाने थे संकेत उन्हें दे दिए गए हैं। हर आयु वर्ग के जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले उनके वैक्सीनेशन के बारे में एक समीक्षा बैठक हुई है। एसीएमओ डॉक्टर कुंवर साहब हमारे बीच में हैं। तो अभी इसमें जब हमने समीक्षा की तो वीरोखाल में 116%, द्वारीखाल में 107%, नैनीडांडा में 106%, एकेश्वर में 101% टारगेट पूरा हुआ है। माने टारगेट से हम ऊपर जा रहे हैं, माने एडिशनल भी वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन कुछ ब्लॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो आगे चिंताजनक है, जैसे कि खिरसू की 70.3% है, थलीसैंण की 71% है, यमकेश्वर की 81%। तो इसके लिए हमने रणनीति बनाई है इसको बढ़ाने के लिए कि प्रत्येक जो सेंटर है वहाँ के प्रधानाचार्य नोडल अधिकारी रहेंगे, उनके साथ वहाँ के पीटीए के अध्यक्ष, वहाँ के एसएमसी के अध्यक्ष, क्लास टीचर और ग्राम प्रधान, इनको मिलाकर ज़्यादा प्रचार प्रसार कराया जाएगा और बच्चों को सेंटर तक लाने का प्रयास कराया जाएगा। इसके लिए जो हमारे शिक्षक, कर्मचारी, प्रधानाचार्य छुट्टी के दिनों में काम करेंगे उनको उपार्जित अवकाश दे होगा और अच्छा काम करने वालों को 26 जनवरी। बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उप जिला चिकित्सालय के रूप में शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर में 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय का शिलान्यास किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित मानकों में ढील देते हुए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सीधे उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किया है। लंबे समय से क्षेत्रवासी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे। क्षेत्रवासियों की मांग को देखते हुए बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया है। भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है, ये मंत्री की तरफ से कहा गया। जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल उच्चीकरण के प्रथम चरण में भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए मंडी समिति रुद्रपुर को कार्यकारी संस्था बनाया गया है। मंडी समिति से मिली जानकारी के मुताबिक शासन को अस्पताल भवन निर्माण की डीपीआर भेज दी गई है, जिस पर अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। जल्द ही वित्तीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। कि आज हमारा जो सोमेश्वर हॉस्पिटल है, जो कि अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सहयोग से आज जो है हम उसको सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में 10 बेड के रूप में हमने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में प्रथम चरण में हमने उसे परिवर्तित किया। दूसरा क्षेत्र से हमारा वादा था कि हम इसको जो है उस प्रकार का हॉस्पिटल बनाएंगे जहां महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को किसी भी प्रकार से जो है अल्मोड़ा या उससे बाहर ना जाना पड़े, सारी मेडिकल सुविधाएं जो है यहीं पर उपलब्ध हो सके। तो उसके लिए जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी इसका उच्चीकरण करते हुए उप जिला चिकित्सालय के रूप में इसे उच्चीकृत। और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने समेत कई प्रकार की रणनीति पर जोर दिया। इस दौरान मीडिया से बात भी उन्होंने की और कहा कि वो उत्तराखंड का दौरा करके आए हैं और इस दौरान उन्होंने ये पाया है कि लोगों में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, गुस्सा है और ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतेगी। और वहीं बीजेपी के 60 पार के नारे पर टिप्पणी भी उन्होंने की और कहा कि बीजेपी गलतफहमी में जी रही है। के साथ हम लोगों ने बैठक की है, यहाँ के बारे में बहुत से सुझाव और जानकारियाँ मैंने ली हैं और अपनी तरफ से भी जो मुझे सुझाव देना था इनको दिया है। तो हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि यहाँ जो अभी चुनाव है उत्तराखंड का, यहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी बहुमत के साथ। देखिए वो उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी को कि जहाँ मोदी जी की सभा होने वाली थी वहाँ लोग नहीं थे, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। और मौसम के बारे में ये तो भगवान की देन है, कोई ना हम इसको ठीक कर सकते ना कोई इंसान कर सकता। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रायसुमारी टीम में शामिल अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा पौड़ी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी दावेदारों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की और जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के जरिए दावेदारों की मन की बात जानने की कोशिश की गई। साथ ही दावेदारों की दावेदारी कितनी प्रबल है
ये जानने के लिए दावेदारों के बीच मतदान भी बैलेट पेपर के जरिए कराया गया और जिससे कि प्रबल दावेदार का चेहरा हाईकमान के सामने रखा जा सके और टिकट का ऐलान जल्द से जल्द हो पाए। हमारे द्वारा कोई फैसले ऐसे नहीं लिए जाएंगे। हमको तो जो कार्यकर्ताओं की राय यहाँ पर आएगी, जो भी हमने बैलेट पेपर दिया है उस बैलेट पेपर के अनुसार जितना भी वोटिंग आएगा उस वोटिंग के आधार पर जितने वोट मिलेंगे हम वो सारी सूची प्रदेश को स्टेट पैनल के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद ही, क्योंकि एक प्रक्रिया ये भी है, सर्वे भी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस सब के बाद विधानसभा से आई रिपोर्ट है, तो वो सब मिलने के बाद अब हमने, क्योंकि कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है तो कार्यकर्ताओं की भी हमको ज़रूरी है कि रायशुमारी ली जाए। रायशुमारी लेने के बाद ये हम प्रदेश को सूची दे दें। और देहरादून में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम चाहे 3 मुख्यमंत्री बदले या फिर 10, इससे किसी को क्या लेना देना। इसी पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि ये आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात नहीं है बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की जनता ने आपको स्थिर सरकार के लिए वोट दिया था और आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा क्या किया है। बार बार मुख्यमंत्री बदलना ये जनता के दिए गए जनादेश का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उत्तराखंड की भाजपा सरकार की असफलता को सफलता में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में वो ये भूल रहे हैं कि 2017 में आपने इस प्रदेश की जनता को एक स्थिर सरकार देने का वादा किया था और उसके बाद आपने लगातार 3 सरकारें यहां पर बदली और अब आप कह रहे हैं कि हम एक सरकार बदलें, 2 बदलें, 3 बदलें या 10 बदलें, इससे आपको क्या लेना। नेताजी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के प्रचंड जनादेश का अपमान है। आप उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है कि आप एक बार अपना अध्यक्ष बदलें या 10 बार बदलें, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राज्य सरकार अस्थिर होने से हमारे विकास का पहिया। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लंबे समय बाद भी संचालन नहीं होने पर धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के संयोजक विनय किरोला ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। किरोला ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के मुताबिक संस्थान में सभी स्कूलों का कार्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और बावजूद इसके मेडिकल कॉलेज संचालित नहीं किया गया है और ये भी कहा गया और आरोप भी कई लगाए गए और जिस वजह से सरकार के प्रति उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। और ये भी उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को एनएमसी की मान्यता नहीं मिल सकी है और अल्मोड़ा की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर अल्मोड़ा के युवाओं को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन जिसमें कंपटीशन प्रशासन अपने स्तर से रख रहा है तो उसमें अल्मोड़ा के युवाओं को स्किल जॉब में प्राथमिकता मिले। उत्तराखंड सरकार का उदासीन रवैया है कि अल्मोड़ा के लोगों की जो जनभावनाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, अल्मोड़ा के लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको नहीं दरकिनार किया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से यहाँ पर एमसीआई की टीम नहीं आ रही है। तो हम उत्तराखंड सरकार पे ये दबाव बनाएंगे कि उत्तराखंड सरकार तुरंत एमसीआई की टीम को अल्मोड़ा भेजे ताकि अल्मोड़ा के लोगों की जनभावनाओं का ख्याल रखा जाए, उनका सम्मान किया जाए और अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुले। दूसरी बात यह है कि कोई भी संस्था कहीं पर खुलती है तो उसके खुलने से जो प्राथमिक काम है उसके अतिरिक्त एक बहुत बड़े लेवल पे रोजगार उत्पन्न होता है जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब निकलते हैं। तो अनस्किल्ड जॉब में हमारा ये पूर्णतः दबाव रहेगा सरकार पे, मेडिकल प्रशासन पे, हमारे मंच का कि अनस्किल्ड जॉब में अल्मोड़ा के युवाओं को हर हालत में नौकरियों में रखा जाए और पारदर्शिता के साथ रखा जाए। अंदर खाने भर्तियां या नेताओं के दबाव में भर्तियां बिल्कुल नहीं होंगी। अगर होंगी तो अल्मोड़ा का सारा युवा जन आंदोलन को रोड में उतरने को तैयार हो जाएगा। हमारे साथ तैयार खड़ा है, उसका नेतृत्व करने को हम लोग तैयार हैं, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। और प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। हायर एजुकेशन से जुड़े ऐसे 101 कॉलेज जिनकी संबद्धता केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय से है, उन्होंने अभी तक विश्वविद्यालय से दोबारा संबद्धता के प्रोसेस को शुरू ही नहीं किया है। विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि अगर ये कॉलेज 10 जनवरी तक संबद्धता विस्तारण नहीं करते हैं तो ये सभी अपने आप ही डीएफिलिएटेड हो जाएंगे। बता दें कि विश्वविद्यालय ने 120 कॉलेजों को साल 2020 साल 2021 के लिए संबद्धता विस्तारण के लिए आदेश जारी किए थे, जिसके लिए 10 जनवरी तक आखिरी तारीख रखी गई है। 6 जनवरी बीत जाने तक 220 कॉलेज में से 19 कॉलेजों ने ही संबद्धता के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है, जिससे विश्वविद्यालय ने आज आदेश जारी करते हुए जल्द से जल्द इन सभी कॉलेजों को ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश जारी किए हैं।
एक्चुअली इन लोगों के हमारे पास में जो 31 दिसंबर लास्ट डेट थी एफिलिएशन मॉडल में जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन हैं और कॉलेजेज हैं, तो उसमें हमने ये पाया कि 121 कॉलेजेस के बजाय हमारे पास सिर्फ 19 कॉलेजों ने जो है अप्लाई किया था। तो जब हमने ये अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर के संज्ञान में ये बात लाई तो उन्होंने जो है हमें कहा कि इस डेट को एक बार और बढ़ा दीजिए और सारा इसको जो है सर्कुलेट करिए कि भाई कि 10 तारीख तक पोर्टल फिल खुल गया है और जितने भी बचे हुए संस्थान या इंस्टीट्यूशन हैं वो इसमें रजिस्टर करें, क्योंकि अब फिजिकल इंस्पेक्शन कहीं भी नहीं हो रहा है। और खबर विकासनगर से है, जहां पुल से नीचे खाई में गिरी कार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हादसे में एक की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमावला का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है और देर रात दून पांवटा हाईवे पर ये हादसा हुआ है, जहां खाई में एक कार गिर गई, एक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देर रात ये हादसा हुआ है और इस हादसे में एक की जान गई है। फिलहाल रेस्क्यू किया गया है, घायल को अस्पताल भेजा गया है, उपचार किया जा रहा है। तो विकासनगर से यह खबर है, धमावला का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है। तो यह भीषण हादसा हुआ और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी काउंसलिंग पर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ ही 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी और वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है। कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग और एडमिशन का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग के साथ ही प्रदर्शन भी किया था। एमसीसी जल्द ही काउंसलिंग डेट्स जारी कर सकता है और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। ये राष्ट्रहित में है, क्योंकि देश में फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की बहुत ही ज्यादा कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए जारी आरक्षण को मंजूरी देते हुए कहा है कि आगे के सेशन के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के मामले पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करेगा। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।